दोस्तों, साइंस बुक के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। देखिए, बोहर आए, बोहर ने अपना एक परमाणु मॉडल पेश किया। उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो धनावेश है वो क्या होता है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश नाभिक के अंदर, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके अंदर होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है, केंद्रित रहता है। मतलब पूरा जो फोकस होगा उसका किसमें होगा, नाभिक के अंदर होगा। उन्होंने सबसे पहले जो ये मॉडल दिया था वो किसके लिए दिया था, हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया था। सबसे पहले उन्होंने मॉडल दिया हाइड्रोजन परमाणु के लिए। जिस हिसाब से हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये देखिए डायग्राम हमें बता रहा है, ये जो पूर्ण जो है धनावेश है, धनावेश क्या है, नाभिक के अंदर केंद्रित है। मतलब पूरा धनावेश कहाँ प्रेजेंट होगा, इस नाभिक के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने एक अपना और दिया, उन्होंने और पॉइंट कहा। वो पॉइंट क्या था, बोहर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो किसके, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं, अगर बोहर की बात माने, ये हमारा था नाभिक, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वृत्ताकार, ये तो सही नहीं बना हमारा डायग्राम। ये इलेक्ट्रॉन्स किस कुछ इस तरह से गति वृत्ताकार चक्कर लगाएंगे। देखिए कुछ यूं, कुछ इस तरह से चक्कर लगाते हैं बोहर के अनुसार, ठीक है। तथा इनका जो पथों की ऊर्जा होती है, किस ऊर्जा के साथ ये एक से आके जाएंगे, तो वो क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है, या कभी कभी क्या होता है, भिन्न भिन्न भी होती है। मतलब अगर एक चक्कर के अंदर, इस चक्कर के अंदर, इस चक्कर के अंदर दूरी निश्चित है, आगे घूमेगा तब भी निश्चित रहेगी, इस और इसके अंदर दूरी अलग है, तो ये क्या होगी, या तो ये कभी सेम होंगी या कभी क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। बोहर का जो तीसरा पॉइंट था वो क्या कहता है, जो चक्कर होता है, क्या कहता है बोहर, इन स्थिर स्थायी वृत्ताकार पथों में को ऊर्जा स्तर या कक्ष अथवा कोश कहा जाता है। जो ये कक्ष ये है, स्थायी वृत्ताकार पथ है, इनको क्या कह दिया, कक्ष या कोश के नाम से जान लिया उन्होंने। इसको क्या नाम दे दिया, कक्ष या कोश, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, जो ये कक्ष या कोश होते हैं वो क्या होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये कक्ष या कोश, 5 होते हैं। ये कौन कौन से, देखिए ये 5 कक्ष कौन से होते हैं, के, एल, एम, एन, 4 होते हैं ये, ठीक है। और ये 5वां क्या होता है, नाभिक होता है हमारा। कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, देख लीजिए। हम क्या बना देंगे, अब 4 कक्षक बना देंगे, 1, 2, 3 और ये 4। देख लीजिए। अब हम इनको क्या नाम दे देते हैं, देखो ये तो क्या हो गया हमारा नाभिक, ये क्या हो गया प्रथम, पहला कक्षक, द्वितीय, चतुर्थ, चौथा कक्ष, तृतीय, सॉरी द्वितीय के बाद तृतीय, ये क्या हो गया चतुर्थ। इसको किस तरह से लिखते हैं हम, देखिए के, एल, एम और ये एन, के, एल, एम, एन। और इसको और भी क्या लिख सकते हैं, या 1, 2, 3, 4 ये लिख सकते हैं हम। सोन आगे तक चलते रहते हैं, पर हमारे जो मेनली कक्षक गिने जाते हैं वो कहां तक गिने जाते हैं, 4 तक ही काउंट होते हैं। तो हम 4 तक की बात कर रहे हैं। फिर क्या कहा, जैसे जैसे जो कक्षक है, देखो ये जो कक्षक है नाभिक से दूर जा रहा है, वैसे वैसे कक्षों में ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर प्रथम कक्षक से द्वितीय में नाभिक से दूर जा रहा है तो इसके अंदर बड़ी ऊर्जा,
यहां से यहां जा रहा है तब बढ़ी, यहां से यहां जा रहा है तब बढ़ी, और यहां से यहां जा रहा है तब बढ़ी। मतलब पहले कक्षक से निकलना स्टार्ट होगा, जहां से स्टार्ट होगा ये निकलना, कक्षक से दूर जाना शुरू होगा, मतलब नाभिक से जैसे ही कक्षक दूर जाएगा वैसे ही क्या होगी एनर्जी। अब देखो कोई भी चीज है, किसी हीट, आप मान लीजिए आप क्या है रसोई के अंदर खाना बना रहे हैं, मैगी बना रहे हैं, आपने क्या किया, मैगी को जैसे ही उबाल आने लगा, उबलने लगी, आपकी कढ़ाई क्या थी, नाभिक था, उसके अंदर जो आपने पानी वगैरह डाला हुआ था वो क्या था, उसका पहला कक्षक था, उसके अंदर क्या थी एनर्जी कम थी। जैसे ही वो उससे नेक्स्ट स्टेप में आई, हल्का सा उबालने लगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ा, तो एनर्जी क्या हुई, अप हुई। उससे ऊपर गई एनर्जी की, उससे ऊपर गई, और तेज उबालने लगा, एनर्जी और अप हो गई, और ऊपर जाने लगी। जब ये मैगी सूखने लगी, मतलब पानी सूखने लगा, तो क्या हुआ, और ऊपर आ गई। तो क्या होता है एनर्जी में वृद्धि हो रही है। जैसे ही नाभिक से कोई चीज दूर जाएगी वो क्या होगी एनर्जी में, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। अर्थात सबसे कम ऊर्जा वाला जो कक्षक है वो कौन सा होता है, प्रथम। सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक कौन सा है, प्रथम कक्षक है। उसके बाद द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ। चतुर्थ है जो, ये कई बार पूछा, सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से। सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला किससे करते हैं, एन से। ये क्या है, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला कक्षक है। जब क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग कर, ऊर्जा को सॉरी अवशोषित मतलब ग्रहण अपने अंदर लेकर क्या करें, करता है और शोषण करता है, तो मैं उच्च ऊर्जा स्तर में। देखो मैंने क्या लिया, पानी ले लिया एक डब्बे में, इस डब्बे में मेरे क्या था, पानी था, पानी था इसके अंदर, मैं इसको हीट दे रहा था, हीट दी मैंने हल्की हीट दी, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को कह दिया निकलो, इसने कह दिया निकलो तुम लोग, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है भाई। ये जैसे ही निकले तो क्या हुआ, पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, तो मतलब क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, किस ऊर्जा स्तर में चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। यही क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल है। अब इसका और भी देखिए, एक पॉइंट और देखिए, जब उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो यह निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब क्या था, यहां से हीट दी मैंने, उत्सर्जन मतलब डार फेंका, जाओ, अवशोषण मतलब ग्रहण किया, आओ। अगर बाहर फेंकिएगा कोई चीज, मान लो मम्मी ने तुम्हें बाहर फेंक दिया, खाना नहीं दिया 2 दिन, तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। यही मम्मी ने तुम्हें खाना दे दिया, तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो यही होता है, जब क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है, और जब अवशोषित करता है मतलब ग्रहण करता है तो क्या आ जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। देखो बोहर था जो, उन्होंने क्या एक चीज और कह दी कि जो प्रत्येक कक्षा स्तर है उसके अंदर क्या होता है, कक्षकों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा स्तर में रहेंगे या गति करेंगे, कैसा भी समझ लीजिए आप लोग। तो उन्होंने एक छोटी सी एक फॉर्मूला ड्राइव किया। उनका फॉर्मूला क्या था, देखो उनका फॉर्मूला था, बोर ने प्रत्येक कक्षा में अधिकतम ऊर्जा के लिए प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रत्येक कक्षा में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कह दी उन्होंने, 2n²। n क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है। कक्षकों की संख्या, अधिकतम कक्षकों की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n²। क्या होती है, n² होती है। इसको किसी रूप में देखते हैं, एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं, कौन से कक्षक में कितने आएंगे, कि कक्षा कोश, इसको किससे व्यक्त कर रहे हैं, n से। फिर क्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n²। अब देखते हैं किससे व्यक्त कर रहे थे हम, 5 पॉइंट लिखे थे, 4 पॉइंट लिखे थे हमने, K L M और N। K के अंदर क्या होगा, K के अंदर अगर उस अधिकतम कोशों की संख्या कितनी है, 1 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 2 × 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ। फिर हम देखते हैं L में, हम स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे, 1 2 3 4 गिनती लिख लीजिए, 2 3 4, ये 4 हो गए हमारे। अब ये क्या हुआ, इसी सूत्र में वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 2 की पावर 2 कितना हुआ, 2 × 4 होता है, कितने हुए, 8 कक्षक। अब इसी हिसाब से गिनती करते हैं, कितने हुए, 18 कक्षक हो गए, 18 ही होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं 4 की, 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 14, 2 × 4 की 16, 32 आ गई। ये चीज आप ये सारणी याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन बनता है, यदि किसी परमाणु कक्षक में अधिकतम कक्षा n पूरी भरी हो तो परमाणु में m कोशों की कितनी संख्या होगी। अगर n है, n के अंदर हमारे कितने थे, 32 है, तो हमने क्या पूछ लिया आपसे, m के बताओ n के अंदर कितने होंगे। अगर हमारी n ही फुल है तो n तो अपने आप ऑटोमेटिकली फुल होगी, m फुल होगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 18 कक्षक आ जाएंगे। इसी टाइप से एक क्वेश्चन बनता है, यदि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा n पूरी रूप से भरी हुई है तो कुल परमाणुओं की संख्या, अगर n क्या है, 32 है, 32 है ना हमारे पास, तो k कितनी होगी, अगर ये n 32 है तो बाकी सारे क्या होंगे, ऑटोमेटिकली भरी होंगी, तो ये n तक आएगा। k में कितने है, 1, l में कितने है, 8, m में कितने है, 18, n में कितने है, 32, प्लस कर दो, कितने बन जाएंगे, 60 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत के जो मॉडल है उसके अंदर पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन है, किसी परमाणु की किसी कक्षा में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन, कोई परमाणु है उसकी न्यूनतम, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने प्यार है, 1 प्यार है, तो उसकी न्यूनतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 1 ही होगा, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या कहता है कि न्यूनतम कितना भरा जा सकता है, 1, और अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं। अगर देखें तो n तक हम कितने भर सकते हैं, 32। सोमन चलता रहता है, वो हम देखो स्टडी इतने तक ही करते हैं, तो हम इतने तक की बात करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय समय क्या होता है, h/2π के समानुपाती होते हैं, बराबर पूर्ण गुणज होते हैं, कुछ भी कह लीजिए, मतलब पूरा भाग चला जाए h/2π का, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो कोणीय समय ज्ञात कैसे करेंगे,
कोणीय संवेग इजिकल टू क्या आ जाएगा, एम वी आर इजिकल टू एच बाय 2 पाई। एम वी आर इजिकल टू क्या आ जाएगा, एन एच बाय 2 पाई। ये हो गया हमारा कोणीय संवेग ज्ञात करने का तरीका। उसके बाद जो बोहर था, हर कोई मॉडल देता है, हर किसी के मॉडल में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है या कोई ना कोई उनके अंदर सुधार की आवश्यकता होती है। बोहर के मॉडल के अंदर क्या था, बहुत सी कमियां थी। बोहर परमाणु मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज के बारे पर लागू नहीं होता। अगर किसी स्पीशीज के अंदर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज आ गई तो उसके अंदर क्या होगा, बोहर का नियम लागू नहीं हो रहा। जैसे हाइड्रोजन पे हो रहा था तो हाइड्रोजन पे तो लागू हो रहा है, उसके आगे नहीं जा पा रहा। स्पेक्ट्रमीय रेखाओं को सूक्ष्म संरचना में उपस्थित द्विक रेखाएं, पास पास स्थित दो रेखाएं, द्विक रेखाएं क्या होगी, पास पास स्थित दो रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रमीय रेखाओं को समझाने में असमर्थ रहा, सूक्ष्म संरचना जो होती है स्पेक्ट्रमीय रेखाओं की। तीसरा क्या था, जीमेल इफेक्ट और स्टार्च इफेक्ट। जीमेल इफेक्ट क्या था, विद्युत चुंबकीय वाले में था, और वो किसमें, ये जीमेल किसमें था, चुंबकीय में था, वो किसमें था, विद्युत क्षेत्र में था, यही था। तो इसको समझाने में असमर्थ रहा। बोहर अपने परमाणु मॉडल द्वारा परमाणुओं के रासायनिक बंधन से निर्मित अणुओं का निर्माण करने में भी असमर्थ रहा। बोहर अपने मॉडल से ये भी नहीं बता पाया कि कौन से परमाणु से कौन सा जो है, कौन से अणु, कौन से जो परमाणु है किस किस से कौन से परमाणु जो रासायनिक बॉन्ड है इनसे मिलकर बना हुआ है। रासायनिक बंधनों के निर्माण से अणुओं की व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणुओं के रासायनिक बंधन, परमाणुओं के अंदर कौन सा रासायनिक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, उनकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो बोहर का नियम क्या था, पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं हो पाया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और करना मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। थैंक यू।